तो स्वागत है आप सबका आरएसबी क्लासेस की एक और नई वीडियो में। तो अभी जैसे हमारे चैनल पर 30 क्वेश्चनों की सीरीज चालू है, सुपर 30 सीरीज। तो इसमें हम आपको हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। और तो जैसे कि अभी ये हमारे पास सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों का क्वेश्चन बैंक है, तो हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन का रिविजन कर रहे हैं और इसमें इन्हें डिटेल वाइज बता रहे हैं। तो इसमें 85 क्वेश्चन हम लोग पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। अब 86 क्वेश्चन से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इससे स्टार्ट करते हैं 86 क्वेश्चन से। इसमें 86 क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के 2 महत्वपूर्ण राजाओं के नाम लिखिए। तो सातवाहन वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजा इसमें 2 है, तो हम राजा के बारे में बात करेंगे। तो सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी, दूसरा वशिष्ठपुत्र पुलवामी और तीसरा होगा यज्ञश्री सतकर्णी। तो इसमें क्वेश्चन बैंक में 2 राजाओं के नाम लिखे। आप एक मतलब राजा का एक्स्ट्रा का नाम याद करें। यज्ञश्री सतकर्णी, तो इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी और वशिष्ठपुत्र पुलवामी, इसके बारे में डिटेल वाइज थोड़ी बात करेंगे। तो यह इस वंश का 23वां शासक था। इसके नासिक में गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक में 2 अभिलेख मिले हैं। इसने आवक्स मुद्रा चलाई। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने आवक्स मुद्रा चलाई। क्वेश्चन आ सकता है आवक्स मुद्रा किसने चलाई? तो आवक्स मुद्रा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने चलाई। इसने शक पर विजय के उपलक्ष्य में इसने शकों को पराजित किया और वेंकटक की उपाधि धारण की। इसने एक बात ध्यान रखने लायक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसने शकों को पराजित किया और इसने वेंकटक की उपाधि धारण की। उसके बाद में जो इसका शासनकाल है गौतमीपुत्र सतकर्णी का 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। और इसके बाद का जो शासक है वशिष्ठपुत्र पुलवामी, इसका शासनकाल हो गया 130 ईस्वी से 156 ईस्वी। तो इसके पहले वाले के इसके नासिक में 2 अभिलेख है, इसके पुलवामी के नासिक में 4 अभिलेख है। और ये इसने गौतमीपुत्र ने इस शकों को पराजित किया और ये पुलवामी शकों से पराजित हुआ। शक शासक रुद्रदामन से पुलवामी पराजित हुआ, लेकिन इसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया और अपनी स्थिति मजबूत की। पुराणों में इसका नाम पुलुमा कहा गया है। पुलवामी का नाम पुराणों में पुलुमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित था? गौतमीपुत्र सतकर्णी की किन्हीं 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यह गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित था। इसने शकों और यवनों और पहलवों शहरातों को पराजित किया। इसने जब शकों को पराजित किया तो वेंकटक की उपाधि धारण की, और इसने जब शहरातों को पराजित किया तो इसने खकरात वसनिक शेष करस की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन नंबर 88, प्रथम शताब्दी से पूर्व कलिंग में किसका शासनकाल था? तो प्रथम शताब्दी से पूर्व कलिंग में चेदी वंश का शासन था। और चेदी वंश का जो संस्थापक है महामेघवान था। और चेदी वंश का सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध शासक हो गया खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 और 90 क्वेश्चन एक साथ। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन के 2 लौकिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। रुद्रदामन शक राजा रुद्रदामन था। इसने पुलवामी को हराया। इसने वशिष्ठपुत्र पुलवामी को हराया, ये अभी बता चुका हूँ। और शक शासक रुद्रदामन, और इसका शासनकाल हो गया 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। रुद्रदामन चेष्टन का पौत्र था और पश्चिमी भारत के शक राज्यों का माछत्रप था। तो इसकी उपाधि हो गई माछत्रप। इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख जूना गिरनार का अभिलेख बनवाया। जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख जो गिरनार पर्वत पर था। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई और इसने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। जो जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख है, इसने ये पहला विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख था। यह गिरनार की पहाड़ियों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, कलिंग सम्राट खारवेल किस वंश का था और उसका संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। कलिंग नरेश खारवेल यह चेदी वंश का था। कलिंग नरेश खारवेल यह चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक था। उसे राजश्री या चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता था। वह जैन धर्म का अनुयायी था और उसने 5 लाख मुद्रा खर्च करके राजधानी कलिंग का निर्माण किया। तो कलिंग नरेश खारवेल ने 5 लाख मुद्रा खर्च करके कलिंग का निर्माण करवाया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी की पहाड़ियों में मिला। खारवेल द्वारा बनवाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख यह उदयगिरी की पहाड़ियों में मिला और इसने 35 गुफाओं का निर्माण करवाया। कलिंग नरेश खारवेल ने 35 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 92 और 93 एक साथ। शक संवत किस राजा ने प्रारंभ किया? कनिष्क प्रथम ने किस संवत का प्रचलन किया? तो मैं संवत के बारे में आप सबको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो अभी बस इसके बारे में बात करेंगे। शक संवत का प्रारंभ किसने किया? तो शक संवत का प्रारंभ 78वीं ईस्वी में कनिष्क द्वारा किया गया। तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किया गया और इसे भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी माना गया है। कनिष्क का राजवैद चरक, जिसने चरक संहिता लिखी। तो कनिष्क का राजवैद था चरक और इसने चरक संहिता नामक एक ग्रंथ लिखा। कनिष्क ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की। जिसने चीन पर आक्रमण किया, पहले हार गया और बाद में चीन के कुछ हिस्से को इसने जीत लिया। तो इसने
चीनी यात्री पांचाओं के उत्तराधिकारी को कनिष्क ने हराया। तो पहला शासक था जिसने अंतर्राष्ट्रीय राज्य में अपनी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। कनिष्क के समय दो बौद्ध विद्वानों के नाम लिखिए। कनिष्क के दरबार में दो बौद्ध लेखकों के नाम लिखिए। तो कनिष्क के समय बौद्ध लेखक अश्वघोष और नागार्जुन। अश्वघोष और नागार्जुन। अश्वघोष ने की कुछ रचनाओं के नाम। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरितम, जो बुद्धों की रामायण भी कहा गया है, और इसके अलावा इसने सौंदरानंद काव्यम और सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों किताबों के मतलब तीनों ग्रंथ के बारे में आप सबको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और इसके अलावा ये इसका अश्वघोष के बाद है इसमें नागार्जुन, जो कनिष्क के दरबार में थे। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और इसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। और इसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अब क्वेश्चन नंबर 95। कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़फिसेस था। और कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़फिसेस, और इसका अंतिम शासक वासुदेव था। और कण्व वंश का संस्थापक भी वासुदेव था। तो ये बात ध्यान रखने लायक है, इसका कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव और कण्व वंश का संस्थापक भी वासुदेव। ये दोनों मतलब नाम एक है और दोनों इंसान अलग अलग है। कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम विम कड़फिसेस ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसका संस्थापक हो गया। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के भारत में कुषाणों ने चलाए, और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 97, 98 और 99, 96, 97, 98, 99 एक साथ। 96 कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि की विवेचना कीजिए। तो ये जब इसने कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया 78 ईस्वी में, 78वीं ईस्वी में, तो तभी इसका राज्यारोहण माना गया है। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78वीं ईस्वी में। तो इसके आगे क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी का नाम लिखिए। कनिष्क की राजधानी का नाम पुरुषपुर पेशावर था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाया। कुषाण वंश का अंतिम शासक। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, ये मैं यहीं पे बता चुका। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति, चारों बौद्ध संगति के बारे में आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। तो कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई, इसका अध्यक्ष था वासुमित्र, और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई कनिष्क के समय। और पहली बौद्ध संगति हुई था शत्रुघ्न के समय। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक या काकवान के समय। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय, और चौथी बौद्ध संगति हुई कनिष्क के समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नंबर 100 क्या हो गया? कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? कनिष्क के उत्तराधिकारियों के नाम लिखिए। तो कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविस्क और वासुदेव। ये वासुदेव इसमें इसके टाइम में दो वासुदेव हुए। उसके बाद में वासुदेव प्रथम और वासुदेव द्वितीय, जो अंतिम कुषाण शासक था। हुविस्क के बारे में थोड़ी जानकारी। इसका शासनकाल 106 ईस्वी से 138 ईस्वी तक रहा। हुविस्क का शासनकाल 106 से 138 ईस्वी तक रहा। सत्ता का केंद्र मथुरा बना। इस समय हुविस्क के सिक्के पर, हुविस्क ने जो सिक्के चलाए, उस पर शिव और स्कंद विष्णु की आकृति का अंकन था। उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु की आकृति का अंकन था। वासुदेव प्रथम है। इसका शासनकाल 192 से 232 ईस्वी। इसके सिक्कों पर शिव का अंकन मिलता है। और यह इसका कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय। इसका शासनकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। इसे ईरानी शासक ससेनियन ने इसे पराजित किया। ईरानी शासक ससेनियन ने इसे पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 कहाँ गया? मेनांडर कौन था? ये मेनांडर, और ये जितने भी हो गए, यूक्रेटाइस, डेमेट्रियस, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिसने मतलब यूनानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, उन सब के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो इस पर थोड़ी जानकारी कर लो। इसमें हो गया नहीं, मेनांडर की क्वेश्चन नंबर 101 गलती से पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ा गया। क्वेश्चन नंबर 101, गांधार कला शैली का जन्म किस विदेशी कला के प्रभाव से हुआ? तो गांधार कला शैली का जन्म यूनानी कला के प्रभाव से हुआ। गांधार कला शैली का जन्म किसके प्रभाव से हुआ? गांधार कला शैली का जन्म यूनानी कला के प्रभाव से हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण हुआ। गांधार कला में बोधिसत्व की मूर्ति का निर्माण हुआ। और गांधार कला शैली में काले रंग के स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल हुआ, और मथुरा की कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इन दोनों में फ़र्क तो पूछ सकता है कि मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में किस पत्थर का, या इनमें किस किस पत्थर का, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो गांधार कला शैली में काले रंग के स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल, और इसमें मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। दो हिंद यूनानी आक्रमणकारी का नाम लिखिए। तो दो हिंद यूनानी आक्रमण, तो यही हो गया पहला। इसमें अगला क्वेश्चन है मेनांडर कौन था? तो ये पहला तो यही हो गया, हिंदी यूनानी वो
यूनानी आक्रमणकारी, हिंद यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर, और दूसरा हो गया इसमें यूक्रेटाइडस या यूक्रेटाइज। तो मेनांडर ने का शासनकाल हो गया 160 ईस्वी से 120 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन से ग्रहण की। इसमें एक मिलिंद पर्व नामक ग्रंथ है, इसमें नागसेन और मेनांडर की वार्तालाप का वर्णन है मिलिंद पर्व में। मेनांडर ने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। ये हो गया यूक्रेटाइडस। इसने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक कौन थे? शक मध्य एशिया से भारत आए, इन्हें सीतियन भी कहा गया। मिलिंद पर्व में शक जाति का उल्लेख है। जो इसमें नागसेन और मेनांडर की वार्तालाप का जो ग्रंथ है मिलिंद पर्व, उसमें शक जाति का उल्लेख है। शक मध्य एशिया के निवासी थे, ये मध्य एशिया से भारत आए, इन्हें सीतियन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का प्रथम शक शासक कौन था? भारत का प्रथम शक शासक मौर्य था। भारत का प्रथम शक शासक मौर्य पश्चिम भारत में अपने साम्राज्य की नींव डाली और अंतिम शासक रुद्रदेव तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया। शकों का प्रथम राजा मौर्य, जो जिसने पश्चिम भारत में अपने साम्राज्य की नींव डाली, और अंतिम शासक रुद्रदेव तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 क्वेश्चन हो गया। छत्रप किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग इसमें से क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। और छत्रप एक प्रकार की उपाधि भी थी जो गांव के मुखिया को भी दी जाती थी। तो इसमें क्वेश्चन बैंक के अलावा ये रहा, छत्रप एक प्रकार की उपाधि थी जो गांव के मुखिया को भी दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 107, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, परंतु वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त को माना गया है। तो इसका पहला अगर किसी को पूछ ले संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त। इसके शासनकाल में मतभेद है, कहीं पे इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी मिलेगा और कहीं पे 275, तो ज़्यादा प्रमाणिक 275 माना गया। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो श्रीगुप्त का शासनकाल, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक, और इसकी स्थापना 275 ईस्वी में की। इसे चीनी यात्री इत सिंह ने चैली कितो भी कहा। श्रीगुप्त का एक अन्य नाम चैली कितो। इसने गुप्त साम्राज्य की नींव 275 ईस्वी में डाली। इसका पुत्र श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच। तो इसके बाद का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 108वां, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक हो गया श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक इसका चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है, जिसका शासनकाल हो गया 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। तो चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बातें। इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी और 20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, भारत का नेपोलियन की उपाधि मतलब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सीधा सा क्वेश्चन ये हो गया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने कहा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की और इसके समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो इससे ये मतलब जाहिर होता है कि ये संगीत प्रेमी था और इसने मतलब वीणा समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि धारण की और इसने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 और 111, इलाहाबाद के प्रसिद्धि लेख के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रयाग प्रसिद्धि लेख के विषय में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्धि में उल्लेखित 2 गणराज्यों के नाम लिखिए। तो इसके प्रयाग प्रसिद्धि में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तो इसमें 2 गणराज्य पूछे तो ये मालवा और आमेर, ये 2 गणराज्यों में मालवा और आमेर प्रयाग प्रसिद्धि में। और समुद्र, ये इसका पहला क्वेश्चन 111, इलाहाबाद के प्रयाग प्रसिद्धि के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो समुद्र के प्रयाग स्तंभलेख के रचयिता महाकवि हरिसेन था। तो हरिसेन इसके रचयिता थे। मध्यकाल में से अकबर द्वारा वहाँ से उखाड़ कर इलाहाबाद में अपने किले में लगवा दिया गया और इस पर उसके बाद में जहांगीर व बीरबल ने लेख लिखवाए। जहांगीर ने और बीरबल के लेख भी मतलब इस पर मिलते हैं। जहांगीर ने किसी को बोलकर और बीरबल ने इस पर अपने लेख लिखे। अकबर इसे वहाँ से ले जाकर इलाहाबाद अपने किले में से लगवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राटों के 4 अभिलेखों के नाम लिखिए। गुप्त सम्राट के 4 अभिलेख इसमें हो गए, पहला इलाहाबाद का स्तंभलेख, दूसरा महरौली का स्तंभलेख, तीसरा भीतरी स्तंभलेख और चौथा हो गया जूनागढ़ स्तंभलेख। तो के बारे में गढ़वा स्तंभलेख शिलालेख स्कंदगुप्त ने बनाया और मंदसौर अभिलेख ये कुमारगुप्त द्वितीय ने बनवाया। 4 इसमें क्वेश्चन बैंक में, 2 एक्स्ट्रा आप लोग जानिए। गढ़वा शिलालेख स्कंदगुप्त द्वारा बनवाया गया और मंदसौर शिलालेख अभिलेख ये हो गया कुमारगुप्त द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामगुप्त कौन था? तो रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का सबसे डरपोक और अयोग्य शासक था। रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई और समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके शासनकाल में शकों का आक्रमण हुआ जिसमें यह पराजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 115। चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। इसका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने शक, व्याकी और बंगाल पर विजय प्राप्त की। देवगुप्त देवराज विक्रमादित्य परम भागवत आदि इसके नाम थे। इसकी उपाधि परम भागवत, विक्रमादित्य इसकी उपाधि इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपधारण की और देवगुप्त देवराज इसके अन्य नाम। और चीनी यात्री फायान 399 से 414 ईस्वी इसी के शासनकाल में भारत आया। तो क्वेश्चन रहेगा चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। और यह कब आया? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के बीच भारत में आया। तो आज के क्वेश्चन की सीरीज आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।